शहर की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों की गोद में खड़ी थी एक जर्जर जमींदार हवेली। हवेली का नाम था छाया बिलास। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों के शीशों पर धूल की इतनी मोटी परत थी कि भीतर की दुनिया धुंधली दिखाई देती थी। इसी हवेली में आज आखिरी सांस ली थी रुद्र प्रताप चौधरी ने। इलाके के कभी मशहूर और सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन पिछले 20 वर्षों से उन्होंने खुद को इन 4 दीवारों के भीतर कैद कर लिया था। क्यों? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। रुद्र प्रताप की मौत की खबर सुनकर ढाका से भागा चला आया उनका पोता आदिब। आदिब पेशे से एक आर्किटेक्ट था। काम की व्यस्तता के कारण दादा से उसका संपर्क बहुत कम रह गया था, लेकिन रुद्र प्रताप की वसीयत में साफ लिखा था, मेरी मृत्यु के बाद छाया बिलास की जिम्मेदारी आदिब संभालेगा और एक विशेष संदूक खोलेगा। बारिश से भीगी उस उदास शाम जब आदिब हवेली पहुंचा, तब चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बूढ़े केयरटेकर रहमत चाचा उसे भीतर ले गए। दिए की पीली रोशनी में उनका चेहरा आज बेहद बुझा हुआ लग रहा था। रहमत चाचा ने धीमी आवाज में कहा, छोटे साहब, बड़े साहब बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन चाचा, दादू ने तो पिछले 10 सालों में मुझसे ठीक से बात तक नहीं की, फिर अचानक इस संदूक की बात क्यों? रहमत चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दादाजी के कमरे की चाबी आदिब के हाथ में रखी और चुपचाप वहां से चले गए। रात गहराने लगी। आदिब धीरे धीरे दादाजी के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के एक कोने में भारी लकड़ी की अलमारी थी और उसके ठीक पास रखा था एक पुराना लोहे का संदूक। संदूक पर उकेरी हुई थी मोरों की एक जोड़ी। जैसे ही आदिब ने चाबी घुमाई, एक कर्कश आवाज गूंज उठी, मानो वर्षों की चुप्पी टूट गई हो। संदूक खुलते ही आदिब ठिठक गया। अंदर न सोना था, न जमीन जायदाद के कागज। उसकी जगह रखे थे नीले रंग के ढेर सारे खत। हर खत पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अनामिका। आदिब ने कांपते हाथों से एक खत खोला। अंदर पीला पड़ चुका कागज था। उस पर लिखा था, प्रिय अनामिका, आज तुम्हें गए 7 दिन हो गए। आसमान अब भी पहले जैसा नीला है, लेकिन मेरी दुनिया जाने क्यों धूसर हो गई है। लोग कहते हैं तुम अपनी मर्जी से चली गई, पर मेरा दिल आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूं। अदीब एक एक कर सारे खत यानी चिट्ठियां पढ़ने लगा। हर पत्र में दर्द था, इंतजार था और किसी ऐसे इंसान की पुकार थी जो शायद कभी लौट कर नहीं आने वाला था। क्या रुद्र प्रताप चौधरी किसी और से प्रेम करते थे? लेकिन दादी तो शादी के सिर्फ 3 साल बाद ही गुजर गई थी। उनका नाम तो सुल्ताना था, फिर ये अनामिका कौन थी? धीरे धीरे आदिब के रोंगटे खड़े होने लगे। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने खतों की तारीख देखी। ये सारे खत दादी की मौत के बाद लिखे गए थे। मतलब दादी के जाने के बाद भी दादू किसी और को ढूंढ रहे थे, किसी और को चिट्ठियां लिख रहे थे। लेकिन क्यों? अगली सुबह आदिब गांव के पुराने बाजार पहुंचा। एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर उसने दादाजी के अतीत के बारे में पूछताछ शुरू की। लेकिन जैसे ही लोगों ने रुद्र प्रताप का नाम सुना, माहौल बदल गया। सबकी आंखों में एक अजीब डर उतर आया। कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था। आखिर में एक बूढ़े अंधे आदमी ने उसे अपने पास बुलाया। गांव वाले उसे गणी दादू कहते थे। क्या तुम रुद्र के पोते हो? जी, दादू ने खतों में एक अनामिका का जिक्र किया है। क्या आप उसे जानते थे? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर लंबी सांस लेकर बोला, अनामिका कोई नाम नहीं था बेटा। वो रुद्र की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेम भी थी और सबसे बड़ा अपराध भी। लेकिन सावधान, उस कहानी को खोदोगे तो शायद खुद को ही खोदोगे। आदिब डरने वालों में से नहीं था। वो हवेली की पुरानी लाइब्रेरी खंगालने लगा। तभी उसे एक धुंधली तस्वीर मिली। साल था 1971।
युद्ध का समय। तस्वीर में उसके दादू सैन्य वर्दी में खड़े थे और उनके पास थी एक बेहद खूबसूरत युवती। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी मुक्ति। अब आदिब को यकीन हो गया था कि अनामिका कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने रहमत चाचा पर दबाव डाला। चाचा, ये अनामिका कौन थी? क्या दादू उससे प्यार करते थे? दादी के गुजर जाने के बाद भी वो उसे ये खत क्यों लिखते रहे? और अगर अनामिका सच में इस हवेली में रहती थी तो वो अचानक कहाँ चली गई? चाचा, क्या दादू हम सबसे कोई सच छुपा रहे थे? चाचा जी, बताइए, चुप रहने का समय नहीं है। ये अनामिका कौन है और उसका इतिहास क्या है? सच बताना ही होगा छोटे साहब, वरना बड़े साहब की रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। और आखिरकार बूढ़ा आदमी रो पड़ा। उन्होंने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, युद्ध के दिनों में बड़े साहब गुप्त रूप से मुक्ति वाहिनी की मदद करते थे। एक रात उन्होंने इस लड़की को पाकिस्तानी सैनिकों के कैंप से छुड़ाया था। उस पर बहुत अत्याचार हुए थे, इतने कि वो अपना नाम तक भूल चुकी थी। बड़े साहब उसे इस हवेली में ले आए, उसे सहारा दिया और एक नया नाम दिया, अनामिका। आदिब का दिल जोर से धड़क उठा। फिर क्या दादू ने उससे शादी की? नहीं, बड़े साहब उससे मोहब्बत तो करते थे, लेकिन समाज और इज्जत के डर से उसे कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए। अनामिका इसी हवेली में एक गुप्त कमरे में रहती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। बड़े साहब को लगा वो चली गई है, लेकिन असलियत और भी भयानक था। रहमत चाचा की आवाज भर्रा गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब आदिब समझ चुका था, इस रहस्य का आखिरी जवाब हवेली के नीचे वाले बंद कमरे में छिपा है, जिसे वर्षों से कभी नहीं खोला गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जोर से ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई नमी की गंध पूरे कमरे में फैल गई। अंदर गुप अंधेरा था। आदिब ने कांपते हाथों से टॉर्च चलाई और अगले ही पल उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। कमरे के कोने में एक कंकाल पड़ा था। उसकी गर्दन में लटका था एक चांदी का लॉकेट, वही पारिवारिक लॉकेट जिसे आदिब बचपन से पहचानता था। कंकाल के सामने टूटी हुई कांच की एक शीशी खामोशी से पड़ी थी। आदिब सब समझ गया। अनामिका कहीं भागी नहीं थी। जिस दिन उसे एहसास हुआ कि रुद्र प्रताप उसे कभी खुलेआम अपना नहीं पाएंगे और समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, उसी दिन उसकी कहानी इसी अंधेरे कमरे में हमेशा के लिए थम गई। और रुद्र प्रताप, शायद उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि जिस इंसान को वो उम्र भर खत लिखते रहे, वो इसी हवेली के भीतर उनकी नजरों से बस कुछ कदम दूर हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी थी। या शायद वो सब जानते थे और उसी अपराध बोध ने उन्हें जिंदगी भर इस हवेली में कैद करके रखा। आदिब ने आखिरी चिट्ठी खोला। ये चिट्ठी रुद्र प्रताप ने अपनी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले लिखा था। अनामिका, आज मुझे तुम खिड़की के पास खड़ी दिखाई दे रही हो। तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं है। मैं आ रहा हूं। इस हवेली की दीवारों के नीचे जो चीखें मैंने दफन की थी, आज उन्हें आजाद कर दूंगा। आदिब आएगा। शायद वो मुझे कभी माफ न करे, लेकिन सच जानना जरूरी है। अब आदिब सब समझ चुका था। दादू ने पूरी जिंदगी अपने चारों ओर एक अदृश्य जेल बना ली थी। उन्होंने अनामिका से प्यार तो किया, लेकिन उसे बचाने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाए। आदिब ने हवेली के आंगन में पूरे सम्मान के साथ अनामिका के अवशेषों को दफनाया। फिर उसने सारे नीले खत उस कब्र पर रख दिए और आग लगा दी। जलते हुए खतों की नीली राख हवा में उड़ने लगी। आदिब को लगा जैसे उस ठंडी हवा में 2 अधूरी सांसें घुली हुई हैं, एक रुद्र प्रताप की और दूसरी अनामिका की।
उसी समय हवेली के सामने खड़े पुराने बकुल के पेड़ से एक फूल टूटकर कब्र पर आ गिरा। रहस्य खत्म हो चुका था, लेकिन आदिब के भीतर एक अथाह उदासी हमेशा के लिए बस गई। वो शहर की ओर लौट पड़ा, पीछे छोड़कर एक अधूरी मोहब्बत की कब्र और एक ऐसे सच की कहानी जो शायद कभी पूरी तरह मिट नहीं पाएगी। कई बार इंसान अपने प्रिय को खोता नहीं, बल्कि अपने अहंकार, डर और समाज के दबाव के हाथों उसे खुद कुर्बान कर देता है, और उस बलिदान का बोझ पीढ़ियां ढोती रहती हैं। नीले खत तो आज राख बन गए, लेकिन ऐसे हजारों अधूरे अफसाने और दबे हुए आहें आज भी हमारे आसपास भटक रही हैं। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।